हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, और जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एमसीक्यूज़ इसके देखेंगे हम लोग जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के बाद मैं एक एमसीक्यू की वीडियो अलग से डालूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। देखो, सबसे पहली बात तो इन्वेंट्री होता क्या है तो आपको पता है साहब, जो स्टॉक होता है वो इन्वेंट्री होता है। बट फिर भी इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि ये इसके टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि इन्वेंट्री होती कितने प्रकार की है, कैसे कैसे हो सकती है। तो इसको पढ़ने के लिए दो कंसर्न की बात हम लोग करेंगे। एक वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है, यानी कि जहाँ पे माल प्रोड्यूस होता है, रॉ मटेरियल को मिला के हम लोगों ने माल बनाया, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से माल आया, एक जगह से माल आया, हमारे यहाँ स्टॉक बना और हमने दूसरी जगह बेच दिया, तो वो हो गया ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न में डायरेक्टली जो ट्रेडेड गुड्स होंगे, यानी कि आया, जो माल आया वही उसकी इन्वेंट्री हो गई। लेकिन अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात अगर करते हैं तो वहाँ पे जो स्टॉक है वो कई टाइप का हो सकता है, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पैकिंग मटेरियल। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ट्रेडेड गुड्स की अगर बात करें तो जो रिटेलर होता है ना, जो माल एंड में कंज्यूमर को बेचता है, उस वो क्या करता है, वो माल खरीदता है होलसेलर से और माल बेच देता है, वो बनाता नहीं है। इसीलिए वो तो हो गया ट्रेडिंग कंसर्न। बट अगर बिस्किट की बात करें तो जैसे बिस्किट है तो बिस्किट बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहलाएगा। यानी उसके पास क्या होगा, उसके पास आटा होगा जो कि रॉ मटेरियल में होगा। उसके बाद जब वो प्रोसेस में होगा, यानी उसे गीला करके उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाएंगी, बिस्किट बनाया जाएगा, उस फेज़ में वर्क इन प्रोग्रेस होगा। और जब वो बन के तैयार हो जाएगा, फिनिश गुड्स हो जाएगा। स्टोर करेंगे, फिनिश गुड्स को ही स्टोर किया जाता है, उसको फिर पैक करा जाता है, तो वो पैकिंग मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री होती हैं। आगे चलते हैं, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन फार्मूले के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। यहाँ पे सिर्फ ये समझते हैं कि ये फार्मूला बनते कैसे, यानी कि दो तरीके होते हैं। एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ये कब काम आएगा, और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ये कब काम आएगा। जो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, वो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस के बेस पे हम लोग उसमें अकाउंट जो स्टॉक की वैल्यूएशन होती है वो करते हैं। बट इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ये सबसे एंड में पढ़ाऊंगा। जब ये पढ़ाएंगे ना तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड की, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड देखिए ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आइडेंटिकल गुड्स क्या होते हैं। आइडेंटिकल मतलब एक से। तो जो एक से गुड्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे दो तरीके से हम लोग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। इन्वेंट्री ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल, मतलब उसको नॉर्मली इंटरचेंज करा जा सकता है। और इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, तो जो नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मतलब हमारे पास जो स्टॉक है ना वो आइडेंटिफाई अलग अलग, मतलब जैसे एक कार है अगर तो एक बाइक है। अब हमारे पास दो गुड्स हैं, एक कार है एक बाइक है, तो हम उन दोनों को आइडेंटिकली मैच नहीं कर सकते हैं कि इसकी जगह इसे बेच दें, उसकी जगह उसे बेच दें। दोनों अलग अलग हैं, तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है दोनों का, ये समझेंगे। और इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल में को हम लोग कैसे इसकी वैल्यूएशन करेंगे वो देखते हैं, चलिए। तो इसकी वैल्यूएशन के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, जो कि फीफो लीफो और वेटेड एवरेज, इसमें एक सिंपल एवरेज भी होता है। बट ये मेन ये तीन तरीके होते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में। यहाँ पे है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, इन्वेंट्री जो कि ऑर्डिनरीली हम लोग इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। उसमें हमने तीन तरीके पढ़े, फीफो लीफो और वेटेड एवरेज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज। ये हमें बात समझ में आ गई यहाँ तक। ये तो फॉर्मूले वाली बात हो गई, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि साहब जो बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है, यानी कि हर चीज़ की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर टॉपिक में, तो वो ये है, यानी कि कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस। हम लोग हमेशा जो भी उसकी या तो कॉस्ट होगी, अब कॉस्ट देखिए यहाँ पे मैंने कॉस्ट बताया है आपको, ये सारी कॉस्ट निकालने के तरीके हैं। इनमें से जो भी कॉस्ट निकलेगी वो, या फिर उसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि जो जितने में हम उसे बेच सकते होंगे,
वो उन दोनों में से जो भी कम होगा ना, उसी को हम लोग क्या मानेंगे, अपनी कॉस्ट मानेंगे, इन्वेंट्री की वैल्यू मानेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, यानी कि हम लोग ये करते क्यों हैं, वैल्यूएशन करते क्यों हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो इनकम है ना, उस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है, देखो ऐसे समझाता हूँ कि अगर सपोज़ करो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज़ की है और कुछ सेल कर दी, तो क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ना हमारे पास, वही वैल्यूएशन अभी हमने सीखी है, पीछे मैंने आपको बताया है। इसके 4 इम्पैक्ट होते हैं जो इनकम पे इम्पैक्ट डालते हैं, 4 तरीक़ों से इम्पैक्ट डलता है। सबसे पहला, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज़ ओवर स्टेटेड, मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर आपने इसको ओवर स्टेटेड कर दिया, ओवर स्टेटेड का मतलब वैल्यू ज़्यादा डाल दी, अब चाहे जानबूझ के डाली हो या फिर धोखे से डाली हो, अगर ओवर स्टेट कर दिया ना, तो आपकी इनकम भी ओवर स्टेट हो जाएगी। कोई दिक्कत। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर स्टेटेड कर दिया, तो नेट इनकम जो होगी ना, वो अंडर स्टेटेड हो जाएगी। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक की, यानी कि इसकी वैल्यूएशन हमारे हाथ में होती है, ठीक है ना। व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज ओवर स्टेटेड, अगर ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओवर स्टेट होती है, तो नेट इनकम कम हो जाती है, यानी कि इस स्टॉक को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो इनकम कम हो जाएगी, और इसको अगर कम कर देंगे तो इनकम बढ़ जाएगी। ये इसका इम्पैक्ट होता है। इसीलिए वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक अलग से एएस भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब हम लोग पढ़ते हैं, इसका एक इम्पैक्ट भी होता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो सीधा सीधा अगर हम लोग पढ़ें यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे एक तरीके से ग्रॉस इनकम निकाली हमने, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और यहीं पे एक्सपेंसेस भी होते हैं, इसको एक्सपेंसेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन कौन से, डायरेक्ट वाले। एक्चुअली डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर हम लोग माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आगे चलते हैं, ये मैं आपको अभी निकाल के दिखाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, इसका इम्पैक्ट जो है ना, वो फाइनेंशियल पोजीशन पे भी होता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हम लोग कह सकते हैं बैलेंस शीट पे। फाइनेंशियल पोजीशन पर्टिकुलर डेट पे निकलती है, ठीक है। तो जो करंट असेट है उसका पार्ट होता है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जो इन्वेंट्री होती है वो हमारी करंट असेट का पार्ट होती है, और करंट असेट बैलेंस शीट का पार्ट होता है, यानी कि अगर स्टॉक सही नहीं होगा तो बैलेंस शीट भी सही नहीं होगी, सही ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं निकल के आएगा। आगे चलते हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस की बात अगर हम लोग करें एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो शेड्यूल 3 में इसके बारे में बताया गया है कि हमें स्टॉक को किस पे वैल्यू करना है और कैसे वैल्यू करना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, आइए देखते हैं जो बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो क्या है, बेसिस क्या है इनके, ठीक है ना। तो देखिए बेसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ, देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर बुरी लग रही है तो उसे डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना एक बार कि मुझे किस चीज़ पे वर्क करना है आपके लिए। आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज़। तो कॉस्ट ऑफ परचेज़ क्या होता है, तो जो भी परचेज प्राइस यानी कि हमने माल परचेज किया वो, प्लस ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस उस पर जो दिया वो, प्लस फ्रेट का मतलब क्या, भाड़ा जो भी दिया वो, प्लस अदर डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, उसमें से एक चीज़ माइनस करना है। देखिए यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस करना पड़ेगा, रिबेट जो मिलेगा वो माइनस करना पड़ेगा, और अगर कोई ड्यूटी जो ड्रॉबैक मतलब जो वापस मिल जाए देने के बाद, तो वो भी माइनस करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज। नाउ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की अगर हम लोग बात करें, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होता क्या है, यानी कि डायरेक्ट लेबर के थ्रू ही तो हम लोग अपनी जो स्टॉक होता है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी इसमें डालेंगे। देखिए यहाँ पे ना MCQ, छोटे छोटे MCQ बनते हैं यहाँ पे, कि कॉस्ट ऑफ परचेज में किसे लिया जाता है, या फिर जब हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज निकालते हैं तो क्या ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, तो माइनस करते हैं, रिबेट माइनस करते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। देखिए एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब ये है कि ये चीज़ें इन्वेंट्री से माइनस की जाएंगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल, देखिए एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल का मतलब ये अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊँ, चाय बना रहा था एक छोटू, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी जो पत्ती है, जो दूध है, एंड जो पानी है अगर उसने ख़रीदा है तो, एंड उसके बाद चाय में और क्या डलता है, पत्ती डलता है, पानी डलता है और दूध डलता है, और भी जो चीज़ें डलती हो मसाला वगैरह, सारी चीज़ों को वो बना रहा था और देखा उसने तो एकदम से उससे चाय फैल गई। अब फैल गई, आधी चाय बगर गई, आधी चाय अगर बगर गई तो वो ऐसा तो नहीं करेगा ना कस्टमर से जो बची हुई चाय, यानी कि अगर 4 चाय थी और 2 बची हैं तो 2 की जो वो कॉस्ट है वो 10 रुपये लगा देगा एक चाय की। तो एक चाय अगर 5 की बिकती थी तो वो 5 की ही बिकेगी, 10 की नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि वो एबनॉर्मली लॉस हुआ है ना, एबनॉर्मली जो स्टॉक कम हो गया उसका, इसीलिए उसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस को हम लोग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से माइनस कर देते हैं, मतलब वो नहीं लेते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटेड ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटेड ओवरहेड इसीलिए इसमें एक्सक्लूड होते हैं क्योंकि वो सेल से रिलेटेड होते हैं, यानी कि बैक ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग वैसे भी माइनस करेंगे। आगे बात करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस यानी कि जितने में हमारा माल बिकने की संभावना होती है वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होता है। चलिए आगे देखते हैं। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के 2 सिस्टम होते हैं। देखिए ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इन्वेंट्री रिकॉर्ड के कौन से सिस्टम होते हैं। तो एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है वो बहुत पुराना भी तरीका है और बहुत थोड़ा सा सिंपल तरीका है। मतलब पहले जो चीज़ें होती हैं बड़ी सिंपल तरीके से, कि मतलब क्या, हम लोग गए फैक्ट्री में घुसे, फिज़िकली हमने चेक करा कि भाई कितना माल रखा है, और पर्टिकुलर डेट पे गए और उस पर फिज़िकली चेक करा, काउंट करा, उतने में हमने एक एवरेज कॉस्ट निकाल के उसकी कॉस्ट निकाल ली और वैल्यूएशन कर दी। तो ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हो गया। ये बहुत सिंपल होता है जैसे कि यहाँ पे लिखा है। इसमें COGS निकालना बड़ा आसान होता है। कैसे? ओपनिंग स्टॉक करा प्लस परचेज करा और क्लोजिंग स्टॉक, तो हम वहाँ जब डेट उस डेट पे गए क्लोजिंग स्टॉक निकल आया तो COGS भी निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले सिस्टम में, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है, बताता हूँ। रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री बैलेंसेज आफ्टर मेड ईच रिसिप्ट एंड इशू, मतलब क्या कि जब माल आएगा और जब माल जाएगा तब हम लोग उसकी एंट्री करेंगे, और जो एंट्री करेंगे, जो वैल्यूएशन करेंगे वो हर रिसिप्ट और इशू पे करेंगे हम लोग। ठीक है ना, बैलेंसेस हम लोग चेक करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर बार फिजिकली चेक करें, सीधा हम लोग सिर्फ रिसिप्ट पे चेक करा, रिसिप्ट हुई इन्वेंट्री बढ़ा दी, इशू हुआ इन्वेंट्री कम कर दी, सीधा। लेकिन इसमें जो COGS है ना, ये नहीं निकलेगा। इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है वो बैलेंसिंग फिगर आएगी। कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस COGS। इसमें हमें COGS पता रहेगा, इसमें हमें क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता रहेगा, और हमारी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो काय की होगी, क्लोजिंग स्टॉक की। आगे आगे बताऊंगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने पहले बताया था। क्यों? क्योंकि इसमें रिसिप्ट एंड इशू, हर बार जब रिसिप्ट एंड इशू होगा तब हमें, यानी कि एक पूरा रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसमें इशू की और रिसिप्ट की एंट्री होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें तो सीधा गए, पहले करते रहो सारी चीज़ें, उसके बाद सीधा जाओ और पर्टिकुलर डेट पे काउंट करो और एवरेज जो हमारा वो है